हेलो फ्रेंड्स। आज हम क्लास 10 साइंस चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस इसके जो एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 110 पर दिए गए हैं उन्हें आज हम सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ दीज कंपोनेंट्स। ह्यूमन बीइंग्स में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और इन कंपोनेंट्स के फंक्शन भी हमें बताने हैं। तो इसका आंसर है, द मेन कंपोनेंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स आर द हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। तो ह्यूमन बीइंग्स में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है उसके तीन मेन कंपोनेंट हैं। पहला हार्ट, दूसरा ब्लड और तीसरा ब्लड वेसल्स। हार्ट पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। इट रिसीव्स deoxygenated blood from the various body parts and sends this impure blood to the lungs for oxygenation। आपको पता है हार्ट जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है यानी जिसमें ऑक्सीजन मौजूद होती है उसको हार्ट बॉडी के हर एक पार्ट तक पंप करता है। उसके बाद बॉडी के जो अलग अलग पार्ट्स हैं वो इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यूज़ करते हैं और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं, जिसके बाद जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको हार्ट रिसीव करता है और रिसीव करने के बाद उसको प्योर करने के लिए लंग्स के पास पहुंचा देता है, पंप कर देता है। तो हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना। सेकंड है ब्लड। ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, CO2 एंड नाइट्रोजनस वेस्ट। आपको पता है ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। जो ब्लड का काम है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करना, कार्बन डाइऑक्साइड को और जो दूसरे नाइट्रोजनस वेस्ट हैं बॉडी के उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम ब्लड का है। यानी जो ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाए जाते हैं टिश्यूज़ और सेल्स के पास, ब्लड के द्वारा वो पहुंचते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनस वेस्ट जो टिश्यूज़ से वापस आते हैं, जो बॉडी से बाहर निकलते हैं, वो भी ब्लड के द्वारा ही होता है। थर्ड है ब्लड वेसल्स। Blood vessels, arteries, veins and capillaries carry blood either away from the heart to various organs or from various organs back to the heart। जो blood vessels होते हैं जिनमें arteries, veins और capillaries आती हैं, या तो वो हार्ट से जो डिफरेंट organs हैं उनके पास blood पहुंचाएंगी, या फिर जो इम्प्योर ब्लड है, डिऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उस ब्लड को ऑर्गन से हार्ट के पास लेकर आएगी। तो ब्लड वेसल्स का ये काम होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, why is it necessary to separate oxygenated and deoxygenated bloods in mammals and birds। मैमल्स और बर्ड्स में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करना, अलग करना क्यों ज़रूरी होता है। वार्म ब्लडेड एनिमल्स सच एज बर्ड्स एंड मैमल्स maintain a constant body temperature by cooling themselves when they are in hotter environment and by warming their bodies when they are in a cooler environment। तो जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं जैसे कि बर्ड्स हो गए और मैमल्स जिसमें ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स अपने बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन करते हैं। आपको पता है ह्यूमन बींग्स का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो वो कांस्टेंट रहता है। तो उसको ह्यूमन बींग्स किस तरीके से मेंटेन करेंगे, अगर एनवायरनमेंट हॉट है तो वो अपने आप को कूलिंग प्रोवाइड कराएंगे जिससे टेम्परेचर बॉडी का मेंटेन रहे, नीचे आ जाए। अगर एनवायरनमेंट कूल है तो वो जो ह्यूमन बींग्स हैं या मैमल्स या बर्ड्स हैं वो अपनी बॉडी को वार्म करेंगे जिससे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाए और 37 डिग्री सेल्सियस तक आ जाए, यानी एक कांस्टेंट बना रहे। Hence these animals require more oxygen for more cellular respiration so that they can produce more energy to maintain their body temperature। तो जो बर्ड्स और मैमल्स होते हैं या फिर वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं इनको सेलुलर रेस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा होगी तो ये ज़्यादा सेलुलर रेस्पायरेशन करेंगे जिससे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी और वो उस एनर्जी का इस्तेमाल कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए किया जा सके। तो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना है तो एनर्जी ज़्यादा है तो सेलुलर रेस्पायरेशन ज़्यादा, सेलुलर रेस्पायरेशन ज़्यादा करना है तो ऑक्सीजन भी ज़्यादा ही लगेगी। Thus it is necessary for them to separate oxygenated and deoxygenated blood so that their circulatory system is more efficient and can maintain their constant body temperature। तो इसलिए बर्ड्स और मैमल्स को ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट करना होता है जिससे कि उनका सर्कुलेटरी सिस्टम और ज़्यादा एफिशिएंट हो जाए और वो और ज़्यादा अपने बॉडी टेम्परेचर को अच्छी तरीके से कांस्टेंट कर सकें। क्वेश्चन नंबर थर्ड है,
व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट। जो हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट होते हैं, हायर प्लांट्स जिनको कहते हैं, उनमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट देर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। अगर हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट की हम बात करें तो उनमें दो प्रकार के कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं। उनके ट्रांसपोर्ट सिस्टम में टू टाइप्स के कंडक्टिंग टिश्यू होंगे, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम कंडक्ट वाटर एंड मिनरल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सोइल टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट। जो जाइलम होता है वो सोइल से आपको पता है जो रूट्स हैं वो वाटर और मिनरल को अब्जॉर्ब करती हैं। तो जो रूट्स वाटर और मिनरल सोइल से अब्जॉर्ब करेंगी उनको जाइलम क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा प्लांट के अलग अलग पार्ट पे। तो जाइलम का काम क्या है, वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करना। फ्लोएम की अगर बात करें, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट अमाइनो एसिड एंड फूड मटेरियल फ्रॉम द लीव्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। आपको पता है प्लांट की लीव्स में, पत्तियों में फूड बनता है सनलाइट की मदद से, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन से। तो फ्लोएम क्या करेगा, इन फूड मटेरियल या फिर अमाइनो एसिड को लीव्स से क्या करेगा, प्लांट के जो डिफरेंट पार्ट हैं वहां तक पहुंचाने का काम करेगा। जाइलम वाटर पहुंचाएगा, फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्ट करेगा। सिंपल, हमें ये याद रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ आर वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट। प्लांट्स में वाटर और मिनरल किस तरीके से ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं ये हमें बताना है। द कंपोनेंट ऑफ जाइलम टिश्यू, ट्रैकीड्स एंड वेसल्स of root, stems and leaves are interconnected to form a continuous system of water conducting channels that reaches all parts of the plant. जाइलम टिश्यू के जो कंपोनेंट होते हैं, ट्रैकीड्स और वेसल्स, आपको पता है प्लांट की रूट्स, स्टेम्स और लीव्स में जाइलम टिश्यूज होंगे। तो जाइलम टिश्यूज के जो ये कंपोनेंट होते हैं, रूट्स, स्टेम और लीव्स में, ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। रूट्स के ट्रैकीड और वेसल्स, स्टेम और लीव्स के ट्रैकीड्स और वेसल, तीनों के आपस में इंटरकनेक्टेड होंगे और आपस में ये जुड़कर एक वाटर कंडक्टिंग चैनल्स बना देते हैं और ये वाटर कंडक्टिंग चैनल प्लांट के हर एक पार्ट तक पहुंचता है। ट्रांसपिरेशन क्रिएट्स ए सक्शन प्रेशर एज ए रिजल्ट ऑफ विच वाटर इज फोर्स्ड इनटू द जाइलम सेल्स ऑफ द रूट्स। साथ ही साथ प्लांट से जो ट्रांसपिरेशन होता है, यानी वाटर के रूप में, ड्रॉपलेट्स के रूप में जो प्लांट से वाटर का लॉस होता है प्लांट की पत्तियों से, उससे प्लांट्स में एक सक्शन प्रेशर क्रिएट होता है। सक्शन कहते हैं खींचने वाला प्रेशर अपनी तरफ, और उस सक्शन प्रेशर के कारण सोइल का जो वाटर है वो रूट्स की जाइलम सेल्स में पहुंच जाता है। जैसे इस तरीके से मान लीजिए ये हमारा प्लांट है, यहाँ पर ये इसकी जड़ें हैं, तो प्लांट की जो पत्ती है उनसे वाटर का लॉस होता है, ये ट्रांसपिरेशन कहलाता है। जैसे ही प्लांट की पत्तियों से वाटर का लॉस होगा तो इससे एक सक्शन प्रेशर क्रिएट होता है, यानी यहाँ पर पानी की कमी हो गई। अब यहाँ पर पानी की कमी को अगर पूरा करना है तो नीचे से पानी अपनी तरफ खींचना पड़ेगा। तो ये सक्शन प्रेशर क्या करता है, नीचे से पानी अपनी तरफ खींचता है। अब जैसे ही सक्शन प्रेशर क्रिएट हुआ तो सोइल में जो पानी है, यहाँ पर मिट्टी में जो पानी है वो रूट्स की जाइलम सेल्स के द्वारा ऊपर की तरफ खींचेगा और ऊपर की तरफ इस सक्शन प्रेशर के कारण चला जाएगा। Then there is a steady movement of water from the root xylem to all plant part through the interconnected water conducting channels. अब एक बार प्लांट की जो रूट्स हैं उनमें वाटर पहुंच गया तो जो वाटर कंडक्टिंग चैनल्स जो बने हैं, रूट, स्टेम और लीव्स के जाइलम टिश्यू जो आपस में जुड़े हुए हैं, उनसे जो वाटर कंडक्टिंग चैनल बना उससे प्लांट के हर एक बॉडी पार्ट तक वाटर पहुंच जाएगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। अब है क्वेश्चन 5, हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट। प्लांट्स में फूड का ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होता है। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल फ्रॉम द लीव्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। आपको पता है प्लांट में जो फ्लोएम होते हैं वो लीव्स में जो फूड मटेरियल बना उस फूड मटेरियल को प्लांट की हर एक बॉडी पार्ट तक पहुंचाने का काम करते हैं। द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन फ्लोएम इज अचीव्ड बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी। अब फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन होगा फ्लोएम में वो एनर्जी का इस्तेमाल होगा। फ्लोएम क्या करेगा, एटीपी को जो एनर्जी है उसका इस्तेमाल करेगा और फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस द ऑस्मोटिक प्रेशर इन द टिश्यू इंक्रीजेज कॉजिंग वाटर टू मूव इनटू इट। तो उससे क्या होता है, टिश्यूज़ के अंदर जो ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होता है उस ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण वाटर टिश्यूज़ के अंदर पहुंच जाएगा।
तो मान लीजिए पहले हमारा टिश्यू है, तो सबसे पहले क्या होगा, बाहर पानी ज़्यादा है, वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, टिश्यूज़ के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम है। तो सबसे पहले क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर बनता है टिश्यूज़ के अंदर, जिससे पानी वाटर बाहर हायर कंसंट्रेशन में, तो वाटर टिश्यूज़ के अंदर पहुंच जाता है। दिस प्रेशर मूव्स द मटेरियल इन द फ्लोएम टू द टिश्यूज़ विच हैव लेस प्रेशर। तो इस ओस्मोटिक प्रेशर के कारण क्या होता है, फ्लोएम के अंदर जो फूड मटेरियल होता है वो उन टिश्यूज़ में पहुंच जाता है जहां पर जो ओस्मोटिक प्रेशर है वो कम हो गया। कि वो पहले ओस्मोटिक प्रेशर यहाँ पर ज़्यादा था, तो ये पानी अपनी तरफ खींचेगा, टिश्यूज़ में ओस्मोटिक प्रेशर अब कम हो गया। अब क्या होगा, जो फ्लोएम है जी, इन टिश्यूज़ में जिनमें ओस्मोटिक प्रेशर कम हो गया उनमें फ्लोएम अब जो फूड मटेरियल है उसको पहुंचा देगा। दिस इज़ हेल्पफुल इन मूविंग मटेरियल अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द प्लांट। और जो ये फ्लोएम फूड मटेरियल ट्रांसपोर्ट करता है वो प्लांट की नीड के अनुसार करता है। जहाँ पर फूड की ज़रूरत होगी वहाँ पर फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा, जहाँ पर नहीं होगी वहाँ पर नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, द फूड मटेरियल सच एज सुक्रोज इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द फ्लोएम टिश्यूज यूजिंग एटीपी एनर्जी। जैसे कि फूड मटेरियल जैसे कि सुक्रोज, सुक्रोज को जो फ्लोएम है वो एटीपी एनर्जी यानी एटीपी का इस्तेमाल करके जो प्लांट के डिफरेंट टिश्यूज़ हैं वहाँ तक पहुँचाता है।